हेलो। आज का टॉपिक है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का फिफ्थ पॉइंट जो है ब्लड कोएगुलेशन। तो आइए समझते हैं ब्लड कोएगुलेशन क्या है। जब हमारे बॉडी में किसी ब्लड वेसल को इंजरी होती है तो बॉडी तुरंत ब्लड को क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कोएगुलेशन या फिर क्लॉटिंग। इस क्लॉट को बनाने के लिए ब्लड में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं या 13 होते हैं। और विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं कि इसे हम याद रखने के लिए 1972 याद रखेंगे। जो ये है 10, ये है 9, ये है 7 और ये 2 सेकंड वाला। यह फैक्टर लिवर में विटामिन के की हेल्प से बनाता है। ब्लड कोएगुलेशन का पहला स्टेज होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन का फॉर्मेशन। ये दो फैक्टर्स से पाथवे से होता है, एक एक्सटेंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। याद रखना, एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। जो क्लॉट का सबसे फास्ट पाथवे है वो है एक्सटेंसिव। तो आइए देखते हैं एक्सटेंसिव। टिश्यू इंजरी होने पर टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है और टिश्यू फैक्टर 7 और कैल्शियम के साथ मिलाकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है और फिर बाद में फैक्टर 10, फैक्टर 5 और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स के साथ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाता है। इस प्रोसेस को एक्सटेंसिव पाथवे कहते हैं और ये क्लॉटिंग का फास्टेस्ट पाथवे है क्योंकि ये फ्यू सेकेंड्स में होता है। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की। इस पाथवे को क्लॉटिंग का स्लो पाथवे कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स है इन्वॉल्व और इसे कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स लगते हैं। ब्लड कोलेजन के कांटेक्ट में आने पर फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। फिर सीक्वेंटली 11 और 9 और 7 ये मिलाकर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और फैक्टर 5 और प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड्स के साथ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं और ये क्लॉटिंग का स्लो फैक्टर है क्योंकि फ्यू मिनट्स में होता है ये। अब तक हमने देखा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब इसके बाद क्लॉटिंग का कॉमन पाथवे के इंपॉर्टेंट स्टेजेस देखते हैं हम। स्टेज 2 में कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैल्शियम प्लस और थ्रोम्बिन मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर 2 है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है। अब फैक्टर आई मीन अब स्टेज 3 देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। अब थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन थ्रेड में कन्वर्ट करता है। इस इस मेश में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ट्रैप हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फैक्टर 13। सिर्फ क्लॉट बनाना ही काफी नहीं होता, क्लॉट को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना भी जरूरी होता है। इसलिए फैक्टर 13 को फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड कोएगुलेशन। सबसे पहले ब्लड वेसल डैमेज होने पर प्लेटलेट्स वहां चिपक कर प्लेटलेट प्लग बना देते हैं। यहाँ एडीपी, सेरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन ए2 रिलीज करते हैं और जो प्लेटलेट्स को अटैक करता है। प्लेटलेट्स पीएफ3 प्रोवाइड करता है जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है और क्लॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अब बात करते हैं पर्पुरा की। पर्पुरा एक कंडीशन है जिसमें स्किन पर रेड या फिर पर्पल स्पॉट्स दिखते हैं ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर द स्किन। इसका कॉमन कॉज है प्लेटलेट काउंट कम होना या फिर प्लेटलेट्स डिसफंक्शन। अब बात करते हैं एंटी कोएगुलेंट यूजेस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये काफी सारे हैं, हम आज बात करेंगे दो की। हेपेरिन की, ये फास्टेस्ट एक्टिंग कोएगुलेंट है, 4 दिया जाता है और डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूज होता है और डायलिसिस में भी।
अब बात करते हैं वारफेरिन की। ये ओरल एंटीकोएगुलेंट है जो विटामिन के डिपेंडेंट कोएगुलेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे 2, 7, 9 और 10 को इनहिबिट करता है, जैसे हमने ऊपर कहा था। और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए यूज किया जाता है।